हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। हाँ जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका एक फिक्स सेंटर, फिक्स रेडियस और कांस्टेंट स्पीड, तीन बात बोली मैंने, क्या? फिक्स सेंटर है उसका, फिक्स रेडियस और कांस्टेंट स्पीड से विजिबिलिटी, ठीक है क्या वर्ड्स की? मुझे थोड़े फीके लग रहे हैं आज, पता नहीं क्यों। ठीक है, फिक्स सेंटर है, फिक्स रेडियस है, कांस्टेंट स्पीड है, ऐसे मोशन को आप बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप बताएं एक्सेलरेशन जीरो होगी या नॉन जीरो होगी? नॉन जीरो। वाई? वेलोसिटी में आपकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती हैं। जब पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे है, जब यहाँ पे रहेगा तो ऐसे रहेगी, यहाँ पे रहेगा तो वेलोसिटी ऐसे रहेगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है। तो वेलोसिटी बदल रही है तो आपकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। जब भी वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। एक पॉइंट तो ये है ना, तीन पॉइंट आपने ये नोट कर लिए। और चौथा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। ठीक है, एक और चीज, क्या यहां पे मैं अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा आर और इस पार्टिकल की जो स्पीड है लीनियर उसको v बोल दूं, तो v ओमेगा और r में कोई रिलेशन होगा क्या? v ओमेगा और r में कोई रिलेशन होता है क्या? या इसको आप अल्टरनेटिवली ऐसे देखें कि मान लो एक डिस्क है, हाँ, अगर एक डिस्क है, वहां पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, और डिस्क रोटेट करे अपने एक्सिस के राउंड, तो कौन से वाले पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी? दूसरे की, क्योंकि उसको ज्यादा बड़ा सर्कल कंप्लीट करना है उतने टाइम में जितना 1 को करना है। तो स्पीड आपकी उस पार्टिकल की ज्यादा होगी जो ज्यादा रेडियस पर लोकेटेड होगा। तो यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा ये रिलेशन रहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल हों, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर रहा है, आपने फोर्स भी साइड लगाया, तो वो फोर्स आपकी वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड को बदलेगा या डायरेक्शन को, या दोनों को? खाली मैग्नीट्यूड को। आपने फोर्स ऐसे लगाया है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा, ये आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। दूसरा, अगर फोर्स परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी के, अगर मैं इस साइड भाग रहा हूं और मुझे कोई इस साइड धक्का दे, तो उस धक्का देने से सिर्फ उस मोमेंट ही होता ना, बहुत आगे तक नहीं जाना हमें। जब धक्का दिया है जस्ट उस मोमेंट पे मेरी जो फोर्स लगा है वो मेरी वेलोसिटी के की सिर्फ डायरेक्शन को बदलेगा या मैग्नीट्यूड को भी? सिर्फ डायरेक्शन को। जब आपका फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, वो सिर्फ आपकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब यहां पे देखें, क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। इसका मतलब फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहा होगा। ठीक है, तो इस मोमेंट पर अगर वेलोसिटी ऐसे है तो फोर्स ऐसे रहेगा, यहां पर फोर्स ऐसे रहेगा, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे। क्या ये सारे फोर्स जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या हमेशा उसके सेंटर की तरफ है? ठीक है, तो अगला पॉइंट आप बोल सकते हैं क्या, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स एक्टिंग इज ऑलवेज
डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इस साइड रहेगी। जिस साइड फोर्स लग रही है, क्या एक्सेलरेशन भी उस साइड ही होगी? क्योंकि फोर्स आपका फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो स्केलर है, तो वेक्टर क्वांटिटी दोनों है, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो कहने का मतलब जो इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन है, हमने क्या क्या देखा शुरू से, ये 3 पॉइंट देखे। एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ये देख लिया। फिर इसके बाद क्या देखा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। एक्सेलरेशन is directed towards center। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी वो हमें देखनी है। डेरिवेशन है इसका, पर हम कर नहीं रहे हैं। यहां पर रिपीट कर रहा हूं सारी चीजें। एक पार्टिकल फिक्स सेंटर, फिक्स रेडियस और कांस्टेंट स्पीड से यदि मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। इस बीच वाले में एक मिनट रुक जाए। फिक्स सेंटर, फिक्स रेडियस और पार्टिकल की कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। उस केस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होती। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन इज नॉट 0। उसके बाद हमने देखा कि फोर्स जो है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है, तो इसका मतलब फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। एक्सेलरेशन 0 नहीं है, हमेशा फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी। और जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड रहेगा वो हो जाएगा v²/r। हालांकि इसका डेरिवेशन है, बट डायरेक्टली मान लेते हैं कि हाँ, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन रहेगी। एग्जांपल देखते हैं इसका। एक पत्थर को आपने रस्सी बांध के घुमाना शुरू किया, तो रस्सी का फोर्स हमेशा उसकी लेंथ के अलोंग लगता है। तो यहाँ पे अगर पत्थर इस मोमेंट पे अंदर की तरफ जा रहा है तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगेगा। और आप जब भी एक घूमते हुए पत्थर को, मान लो कि घूमते हुए पत्थर यहाँ पे था, जब आपने रस्सी छोड़ दी, जैसे ही रस्सी छोड़ी तो पत्थर किस साइड जाएगा? देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे बीच में रस्सी है ना, इस पॉइंट पे पत्थर घूम के जब यहाँ पे आया, तब मैंने रस्सी को छोड़ दिया है ना, हाथ से घुमा के छोड़ दिया, तो पत्थर किस साइड आएगा? सामने वाली दीवार पे की साइड या थोड़ा इस साइड? बताएं भाई। सामने जाएगा सीधा खटाक। क्योंकि सुने ध्यान से, अगर पत्थर को मुड़ना है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगना पड़ेगा। जैसे ही रस्सी छोड़ दिया आपने, तो जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा था वो खत्म हो गया। इस मोमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे थी, तो वो अब ये वाला फोर्स कम खत्म हो गया, तो वो अब सीधा जाएगा। आप कर, बिल्कुल सीधा आप करके देखना। आप घर में पत्थर घुमाना और छोड़ देना, बट ये ध्यान रखना कि आपने किस मोमेंट पे छोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, इतना कंट्रोल हमारे हाथ में थोड़ा ना होगा। अगर आपको छोड़ना है पत्थर, तो आप एकदम यहाँ पे छोड़ देंगे, इतना कंट्रोल आपके हाथ में होगा नहीं। तो कभी हो सकता है हल्का पीछे छूटेगा, कभी इधर छूटेगा, इसलिए हो सकता है कि वो थोड़ा इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है। बट थियोरेटिकली वो इस साइड ही जाना चाहिए, अगर आप एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे छोड़ते हैं तो। ठीक है, तो यहां से क्या प्रूव हो रहा है? यहां से प्रूव हो रहा है कि जो धागे की फोर्स थी वो हमेशा सेंटर की तरफ थी, और जैसे ही फोर्स खत्म हुई तो वो रास्ता बदलना उसने बंद कर दिया। तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी, एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड होगा v²/r। इसी को आप कन्वर्ट करके लिख लें, v, हाँ, v इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं। यहां पुट करेंगे तो a इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब जो फोर्स किसी चीज को सर्कल में घुमाने के काम आती है, रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोलते हैं आप सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स हुई। जो हमने धागे का और रस्सी का फोर्स देखा, क्या नाम है, पत्थर के ऊपर जो धागे का फोर्स देखा, वहां पर T टेंशन ऑफ द थ्रेड विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो mv स्क्वायर बाय r है वो एक जनरल नाम है, लेकिन उस पर्टिकुलर मोशन को कराने के लिए कोई रियल एग्जिस्टिंग फोर्स होगी, उस वो आपकी mv स्क्वायर बाय r के बराबर हो रही होगी। जैसे यहाँ पे इस केस में बात करेंगे तो टेंशन फोर्स विल बी mv स्क्वायर बाय r। अगर आप बात करें सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, सर्कल में घूम रही है मान लेते हैं, तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस केस में आपका हो जाएगा फोर्स जो जी अपॉन आर स्क्वायर है, वही आपका mv स्क्वायर बाय आर के बराबर रहेगा। ठीक है। अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है, मतलब सर्कल आपका फ्लैट सरफेस है, फ्रिक्शन है लेकिन सरफेस पे, तो उसमें सर्कल में घूम रही है, तो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन? फ्रिक्शन फोर्स। वो फ्रिक्शन फोर्स अगर मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम नहीं है तो F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, और मैक्सिमम है तो म्यू mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर रहेगा। तो सब में राइट हैंड साइड देखें mv स्क्वायर बाय आर है, तो इस साइड जो आपका फोर्स रहेगा वो रियल एग्जिस्टिंग फोर्स, रियल एग्जिस्टिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, और यहां पर आपका जो जनरल नाम है उसको बोलते हैं आप सेंट्रीपिटल रियल एग्जिस्टिंग फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। भूमि आप इस चैप्टर में आ गए थे क्या? इसमें आ गए थे। अब देख लें आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं ये कहूं कि पार्टिकल का फिक्स सेंटर है, फिक्स रेडियस है, लेकिन जो स्पीड है ये कांस्टेंट नहीं है, ये लगातार बढ़ रही है। अगर लगातार बढ़ रही है तो मैं कहूंगा कि सर्कल में तो घूम ही रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन लेट से एक मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी v थी और जो लगातार बढ़ रही है आगे बढ़ते हुए, तो दो फोर्स लगेंगे इसके ऊपर, या दो एक्सेलरेशन होंगी। एक तो होगी अंदर की तरफ इस साइड, जिसको आप बोलोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड इट विल बी v स्क्वायर बाय r। और दूसरी, क्योंकि ये वाला v वेलोसिटी तो इस पॉइंट पर है लेकिन लगातार बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जैसे अगला मोमेंट आएगा तो वेलोसिटी बदल जाएगी। अगर वेलोसिटी बदल जाएगी तो यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन है इस साइड, जिसको आप बोलते हैं at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसको आप लिख सकते हैं dv बाय dt। जिस रेट से इस स्पीड का मैग्नीट्यूड बदल रहा है वो आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगी। तो अब देखें दो एक्सेलरेशन हो गई, एक ये at और एक ac। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी नेट एक्सेलरेशन विल नॉट टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, इट विल बी एट सम एंगल इंक्लाइंड विद रेडियस। कुछ एंगल पे रहेगी आपकी, सेंटर की तरफ नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये आपकी सर्कुलर मोशन की थोड़ी सी थ्योरी है। इसके ऊपर हम करेंगे अभी दो टॉपिक, क्या, एक तो बैंकिंग ऑफ रोड और दूसरा वर्टिकल मोशन में सर्कुलर मोशन। ठीक। बैंकिंग ऑफ रोड में आपका दो पार्ट कवर हो जाएंगे, फ्रिक्शन वाला भी और सर्कुलर भी। रोड की बैंकिंग क्यों करते हैं?
आपने देखा होगा हाईवे पे जहां पे बहुत जगह आपको हल्का सा टिल्ट मोड पे रोड टिल्ट मिलेगा हल्का सा, क्या कारण है? हाँ जी गाड़ी ज्यादा स्पीड से मूव कर पाए इसके लिए बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं। अगर फ्लैट रोड रहेगा मोड़ के ऊपर तो बाहर आपकी गाड़ी बाहर की तरफ स्पीड से घुमाओगे तो बाहर की तरफ पलटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बैंक करने के कारण क्या हुआ देखते हैं एक बार। अगर बैंकिंग ऑफ रोड ना होती और गाड़ी को टर्न लेना होता तो विच फोर्स विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन? फ्रिक्शन फोर्स, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स। अगर रोड बैंक हो गया तो आप देखें सेंट्रीपिटल फोर्स तो उसी फोर्स का नाम ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर फ्लैट रोड होता, फ्लैट रोड में जो फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जब आपका रोड टिल्ट हो गया तो अब देखें इस रोड के ऊपर एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, है ना। अब उस नॉर्मल रिएक्शन का जो एक कंपोनेंट है वो इस साइड आएगा। जिस सर्कल में गाड़ी घूम रही है उस सर्कल में नॉर्मल रिएक्शन का भी एक कंपोनेंट आ जाएगा। तो अब सर्कल के सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी फोर्स सेंटर की तरफ लगने वाली। तो आप एम वी स्क्वायर आर में वी को बढ़ा सकते हैं अब, है ना। तो बैंकिंग ऑफ रोड से सेंटर की तरफ लगने वाला एक फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां पे हम दो केस करते हैं। पहला, कितनी मैक्सिमम स्पीड से हम गाड़ी को उस रोड पर टर्न करा सकते हैं, वी मैक्सिमम कितना होगा। इस केस में ये एंगल थीटा है, गाड़ी का मास ये है m, और वो ये रोड आपका ऐसे है चारों तरफ, है ना। उसको एक सेक्शन दिखाया जो यहां से आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। अगर आप गाड़ी की बहुत स्पीड बढ़ा दें, गाड़ी पलटेगी तो किस साइड पलटेगी? अगर आप एक मोड़ पे हैं, स्कूटी का आप एग्जांपल ले लें, अगर स्कूटी को मोड़ पे आप बहुत तेज भगा दें तो अंदर की तरफ गिरेंगे या बाहर की तरफ? भगा के देखना। क्यों? प्रैक्टिकल तो करना चाहिए ना। देखो ऐसा होगा, आप एक बात बहुत ध्यान से देखना, किसी को गिरते हुए जरूर देख लेना, फिर अगर वो लोग गिरते ही रहते हैं भाई। आपके यहाँ चलो बैंकिंग नहीं है, बिना बैंकिंग के बता दो, दोनों केस में बांट जाएगा। सुनो कैसे, देखो अगर आप फ्लैट रोड भी है, अगर बहुत तेज स्कूटी को चलाओगे तो आपकी स्कूटी स्किड करके, स्किड तो करेगी आप क्योंकि मोड़ोगे तो झुके तो गी, लेकिन स्पीड से चलाओगे ना तो वो स्किड करके ऐसे बाहर की तरफ जाएगी। ध्यान में आ रहा नहीं आ रहा? बाहर की तरफ आएगी, आप चेक करना, है ना। कोई वीडियो वीडियो देखना या फिर प्रैक्टिकल करना एट योर ऑन रिस्क। ये आपका यहां पे देखें फोर्स कौन से लगेंगे, mg नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये स्पीड बढ़ाने पे बाहर की तरफ स्किड करता तो फ्रिक्शन फोर्स को रोकने के लिए किस साइड लगेगा? अंदर की तरफ। आप कह रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग की बता देता हूं आपको, काम के लिए तो लोग देखते नहीं है, हैं? इस चीज को ढूंढ निकालने के लिए देखेंगे और देखेंगे तो बढ़िया है। ये आपका हो गया सर्कुलर ट्रैक में तीन फोर्स लग रहे हैं, ये तीनों फोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपको सेंटर में चलाने के लिए, सर्कल में चलाने के लिए। अब ये बताएं, जब आप वी मैक्स निकाल रहे हैं उस मोमेंट पे फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा क्या? आप वी मैक्स का मतलब है कितनी मैक्सिमम स्पीड जो कि आप सेफली उससे टर्न कर जाएं। फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा क्योंकि उसके उसके अगर फ्रिक्शन कम होता तो स्पीड और बढ़ जाती, है ना। स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते इतना करना है कि फ्रिक्शन की लिमिट आ जाए, उसके बाद बढ़ाई तो फिर पलटी मार जाएगा। तो फ्रिक्शन की यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब आप बना लें एफबीडी। एम जी एफ, एफ ऐसे है और एफ आपकी म्यू एन है, इस साइड एन है, फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी है
एफ लिख दो एक बार तो। और एंगल कौन से हैं? दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा, थीटा थीटा। अब आप क्या करें, इसका एक कंपोनेंट ऐसे ब्रेक कर लें, ये हो जाएगा एफ कोस थीटा, और ये एफ सॉरी एन, ये वाला एन एन कोस थीटा, और ये वाला दिस फोर्स एम जी, मैं एफ को अब डायरेक्टली लिख रहा हूं म्यू एन, एम जी प्लस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एन कोस थीटा। और दूसरा है आपका एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, एफ की जगह म्यू कोस थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ऊपर वाले में आप क्या करें, इसको इस साइड ले जाएं, इस टर्म को, तो ये आपका हो गया म्यू एन साइन थीटा। इसको आप उल्टा करके लिखेंगे तो एन कोस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ठीक लिखा है। डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, आप डिवाइड करते तो एन कट जाएगा, एन कट जाएगा तो बन जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, नीचे कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ऊपर नीचे कोस थीटा से डिवाइड कर दें, यहां भी कोस थीटा, यहां भी कोस थीटा, यहां भी कोस थीटा, यहां भी कोस थीटा, तो टेन थीटा प्लस म्यू और 1 माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर। आर जी को इस साइड ले आए तो वी आ जाएगा आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस, इसको हटाएंगे तो ये आपका रूट आ जाएगा। ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है। इसके अलावा एक टर्म और आता है वी मिनिमम। अगर रोड बैंक है, हालांकि बैंकिंग ऑफ रोड बहुत कम होती है, लेकिन जो आपने सर्कस में देखा वो मौत का कुआं होता है, उसमें उसमें स्टीपनेस बड़ी ज्यादा होती है ना। उस स्टीपनेस अगर ज्यादा है तो ऐसा पॉसिबल है क्या बाइक जो उसके अंदर घुमाएगा वो बहुत कम स्पीड पे घुमाए, बहुत कम पे घुमाएगा तो नीचे गिर जाएगा, है ना। तो उसको कुछ मिनिमम स्पीड चलानी पड़ेगी, और मैक्सिमम भी एक लिमिट रहेगी। मैक्सिमम बहुत तेज कर देगा तो बाहर की तरफ निकल जाएगा, है ना, और मिनिमम कर देगा नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो मिनिमम भी एक आपकी रहेगी उसमें। ये फॉर्मूला आपका निकला है वी मैक्स का। वी मिन में डायग्राम कैसा बनेगा? हाँ जी, अब स्लाइड नीचे करेगा मिनिमम में तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन एन और एम जी सेम मैथमेटिक्स लगेगी। यहां पे वी मैक्स जो लास्ट केस में निकल गई वो कितनी आई, वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू प्लस म्यू माइनस म्यू। तो जो मिनिमम वैल्यू निकल के आती है वो बस वहां पे साइन पलटी हो जाते हैं। आप करके देख लेना इसको। ये टेन थीटा माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ये आपकी वी मिनिमम होती है। क्रॉस चेक कर लेने एक बार, ये लिखा है क्या? ये लिखा, ठीक है। अब इसके हम स्पेशल केस बनाते हैं। अगर ये स्मूथ सरफेस है, ये अगर स्मूथ सरफेस है तो बताएं वी मैक्स और वी मिन कितनी होगी? हाँ, और वी मैक्स मिन, है ना।
जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो एक पिन पॉइंट, एक सिंगल वेलोसिटी है आपके पास जिसके साथ आप चक्कर काट सकते हो। उससे कम की तब भी दिक्कत, ज्यादा की तब भी दिक्कत, एक फिक्स स्पीड ही रहेगी। क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो डायरेक्शन चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है, और डायरेक्शन चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपकी वो स्पीड की एक रेंज नहीं आ रही है। ठीक है पॉइंट। तो यहाँ पे v स्मूथ में जो v रहेगा मैक्सिमम मिनिमम सेम रहेगा, एंड इट विल बी आर जी टेन थीटा। इसी का एक केस और बनता है, अनबैंक्ड रफ रोड। अनबैंक्ड रफ रोड है तब वेलोसिटी कितनी होगी? थीटा जीरो हो जाएगा। टेन जीरो कितना होता है? जीरो। तो वहां बताएं आप मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, पहले मैक्सिमम बता दें। आपकी रहेगी जीरो, ये हो गया, ये हो गया, तो म्यू आर जी। वी मैक्सिमम इज, और मिनिमम ना जीरो। क्यों? देखो, अगर रोड हॉरिजॉन्टल है, हम मिनिमम क्यों रखना चाह रहे थे? क्योंकि अगर मिनिमम से उससे कम कर दी तो नीचे स्लाइड कर रहा था। अब जब फ्लैट है तो अंदर तो स्लाइड करने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, चाहे खड़ी कर दे गाड़ी को तब भी नहीं जाएगा अंदर। तो वी मिनिमम कितना भी कम चला लो कोई दिक्कत नहीं है, तेज करने में दिक्कत है। ठीक है, तो तीनों के डिस्कस हो गए, ये जनरल फॉर्मूले दोनों। ये आपका स्मूथ बैंक्ड रोड, और ये आपका अनबैंक्ड रफ रोड। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है सर्कुलर इन वर्टिकल प्लेन, या जो भी कहें आप। यहां पे सेंटर है, लेट्स से ये रस्सी है और ये पार्टिकल या बॉडी ऑफ मास m यहां पर है। आपको लेट्स से ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट आप बी मान लें और ये पॉइंट आप सी मान लें, बराबर नहीं बनाना, मान लेंगे बराबर बन गया है। हमारे एक मैथ्स के टीचर थे, वो बोलते कि साहिल जैन समझ में आया, साहिल जैन करके नहीं समझ में आया, मतलब मान लो समझ में आ गया है, तो मान लो कि सर्कल आपका है। अब सवाल ये है कि अगर मैं इस पॉइंट ए पर इसको थोड़ी सी स्पीड दूंगा तो ये यहां तक जाएगा, वापस आएगा, स्पीड बढ़ाऊंगा तो आगे जाएगा, तो स्पीड बढ़ाता जाऊंगा तो उसका पॉइंट ऊपर तक जाता रहेगा। अगर मेरी जर्नी है ए टू बी की, ए टू की बी की जर्नी में आप बताएं कहीं पर टेंशन जीरो हो सकती है क्या? धागे में टेंशन जीरो होगी तो वो सिकुड़ जाएगा, ये प्रैक्टिकल है। आप झूले को झुलाओ, जब तक वो ऐसे नहीं हो जाएगा या उससे ऊपर नहीं जाएगा तब तक धागा या रस्सी आपकी सिकुड़ेगी नहीं, सिकुड़ेगी नहीं तो टेंशन जीरो नहीं हो सकती। तो ए से बी में कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होगी। जब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन, मैंने इतनी वेलोसिटी दी कि यहां तक जा पाया, तो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या उसकी वेलोसिटी जीरो होगी? जब झूले को आपने धक्का लगाया और वो यहां तक गया और रेस्ट, वहां पे एक मोमेंट के रेस्ट पे आएगा और फिर वापस आना शुरू होगा, तो इसका मतलब v इज जीरो एट एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो अब अगला सवाल आता है, मैं ए पर पार्टिकल को कितनी स्पीड प्रोवाइड करूं, कितनी वेलोसिटी दूं कि वो जस्ट बी पर पहुंच जाए? क्या लगाते हैं इसमें? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों, कब लगती है? हाँ, जब कंजर्वेटिव फोर्स, कौन से फोर्स लगेंगे यहाँ पे?
ग्रेविटेशन और टेंशन। ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव और टेंशन फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, और यहाँ परपेंडिकुलर भी है, तो उसका वर्क डन वैसे भी नहीं होना, क्योंकि टेंशन फोर्स ऐसे लगेगी और मोशन ऐसे रहेगा, तो वो उसका वर्क डन 0 है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप यहां से यहां ए और बी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। लेट्स से वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज वी ए, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर। लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज 0, रेफरेंस मान लिया, वहां कितनी हो जाएगी, हाइट बढ़ गई आर, एम जी आर, एम कटा वी ए इज √2 GR। ठीक है, ये ए से बी तक की जर्नी हुई। इसके आगे देखेंगे, अब आपको ए पर इतनी वेलोसिटी देनी है, अगर आप उस वेलोसिटी को जो अभी आपने प्रोवाइड की v इक्वल टू √2 GR, इससे ज्यादा स्पीड दें तो क्या ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, और दें तो और क्रॉस करेगा। अगर बहुत ज्यादा दे देंगे तो डेफिनेटली पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाएगा, लेकिन अगर इतनी आपने स्पीड नहीं दी है कि पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए, तो क्या ये कहीं पे जाके इस सर्कल के पाथ को छोड़ देगा, है ना। तो जहां तक ये सर्कल के पाथ पे चला, वहां तक रस्सी आपकी टाइट थी, और उसके बाद उतनी वेलोसिटी नहीं है कि वो सर्कल में चल पाए, तो वहां के बाद फिर ये सर्कल को छोड़ देगा। देखा आपने ऐसा, है ना। आप अगर ऐसे वेलोसिटी दोगे तो इस पॉइंट पे आगे जाके यहां से ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे हो जाएगा तो इसका मतलब इस पॉइंट पे टेंशन 0 हो रही है, रस्सी आपके अंदर की तरफ आगे टेंशन 0 है। जिस पॉइंट पर टेंशन 0 होगी, क्या उस पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड भी 0 होगी क्या? अगर अगर वो वहां पे 0 होती, है ना, वहां पे 0 होती, तो जहां तक गया उसके बाद वहां पे 0 हुई तो सीधा नीचे आता, पर वो ऐसे 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 सर्कल बना के आएगा। ठीक है, ऐसे बना के आएगा, इसका मतलब वहां पे वेलोसिटी 0 नहीं हुई है। तो हम ये जो पॉइंट बोल रहे हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे उसने सर्कल का पाथ छोड़ा, उस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं, जब आप बी से सी के बीच की जर्नी की बात कर रहे हैं, बी से सी, जिस पॉइंट पर द पॉइंट एट विच टेंशन बिकम्स 0, वेलोसिटी इज नॉन 0। जहां पर टेंशन जस्ट 0 होगी, वहां पर वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको सर्कल को कंप्लीट कराना है तो सी पॉइंट तक टेंशन 0 नहीं होने देनी, है ना। ऐसा हो सकता है कि टेंशन लगातार घटेगी 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 घटेगी, सी पर जस्ट एक मोमेंट के लिए 0 हुई, और उसके बाद फिर से रस्सी आपकी टाइट हो जाएगी और टेंशन फिर से आ जाएगी। तो हम इक्वेशन में क्या लगाएंगे कि पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन जस्ट 0 हुई है। ठीक है, अब हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन जस्ट 0 हुई है, और हमें पता है कि जहां पर टेंशन जस्ट 0 होती है वहां पर वेलोसिटी 0 नहीं होती, है ना। तो यहां पे मान लें कि लेट्स से वेलोसिटी इज vc। अगर वेलोसिटी vc है और टेंशन रस्सी की जस्ट 0 हो गई है, तो इस मोमेंट पर इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स एक ही रहेगी, और वो है mg। आर यू गेटिंग? तो टेंशन जस्ट 0 हुई थी, वो हट गई, एक फोर्स बच गई mg, और वेलोसिटी भी है कुछ, और सर्कल को कंप्लीट करेगा, तो इसका मतलब ये सर्कल में मूव कर रहा है। यहां पर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगा सकता हूं, रियल एग्जिस्टिंग फोर्स इज mg एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स mvc स्क्वायर बाय r, ये कटेगा, वेलोसिटी एट c इज gr। अगर आपको सर्कल कंप्लीट कराना है तो आपकी वेलोसिटी एट पॉइंट c इतनी होनी चाहिए। अब लगाएंगे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लास्ट वाले केस में आपने हाईएस्ट पॉइंट पे क्या किया था,
वेलोसिटी जीरो करी थी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं करेंगे, तो ए और सी पे लगाएंगे तो कैसे करेंगे, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू एम जी टू आर प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर, और वी ए कितना है, हाँ वी सी स्क्वायर, रूट जी आर स्क्वायर करेंगे जी आर आ जाएगा। क्या रूट टू जी आर कब थी, सुनो मेरी बात, ए पे कितनी वेलोसिटी देंगे जस्ट बी पे पहुंच जाए, हमें तो सी पे पहुंचाना है अब, तो अब वो रूट टू जी आर नहीं लगेगी, है ना, उसको आप ध्यान रखें, ये कब है, ये तब है जब आप जस्ट बी पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको, ये m काट सकते हैं आप, m कट गया, ये 2gr प्लस हाफ जी आर, 5/2gr हो गया, 5/2gr, और इधर से 2 कट जाएगा, रूट 5gr। वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज 5gr, इतनी वेलोसिटी चाहिए टू कंप्लीट द सर्कल, ठीक है। अब एक और हमने किया था कॉन्सेप्ट कि जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाएगा रस्सी की टेंशन घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी, घटेगी। अब इसका लॉजिक बताओ क्या है, सवाल दिया था आपको टेस्ट में, दिया था मैंने, ध्यान है, बताओ। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा तो रस्सी की टेंशन घटेगी कि बढ़ेगी, कम होगी। अगर आप एक पानी का डोलू है आपके पास और उसको बंद करके ढक्कन से ऐसे ऐसे किया, तो आप बताएं किस पोजीशन पे आपके हाथ में सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा, जब यहां होगा तब आपको खिंचाव ज्यादा महसूस होगा, इसका मतलब उसके ऊपर जाएंगे तो घटेगा, खिंचाव घट रहा है, घट रहा है, तो टेंशन घटी ना फिर, तो टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा होती है। एक एक बात और देखना, जब आप तीज पे झूले डालते हैं ना, तो झूला टूटने की संभावना कब होती है, जब वो लोवेस्ट पॉइंट पे होता है ना। अगर आपके सामने कभी कोई रील वीडियो आए तो आप देखना झूला टूटेगा जब वो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो वही होगा, बट हाँ काफी सारे केसेस में ऐसा होता है, मैं बोल रहा हूँ, और कई सारे कारण है जब आपका ऊपर भी टूट सकता है ना। पर इस पॉइंट को कन्वे करने का एक ही मतलब है कि टेंशन इज मैक्सिमम एट लोवेस्ट पॉइंट, ठीक। तो मेरा सवाल क्या था, सवाल ये था कि जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा टेंशन घटेगी, आपने प्रैक्टिकली बता दिया, मैथमेटिकली बता सकते हैं क्या, बनाओ फटाफट, हाँ एफबीडी, यहां पर फोर्स आपकी mg, वेलोसिटी v है आपकी इस साइड, और दूसरा फोर्स टेंशन। अब लेट से ये एंगल थीटा है, इसको आगे बढ़ा दिया, ये वाला कंपोनेंट mg कोस थीटा हो गया, और ये वाला mg साइन थीटा हो गया। अब सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स t माइनस mg कोस थीटा हो गया, इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r हो गया, ये वाला टर्म उस साइड ले जाएं, t इक्वल टू mg कोस थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा थीटा क्या करेगा, थीटा बढ़ेगा, एंगल तो बढ़ेगा ना, एंगल बढ़ेगा लेकिन कोस थीटा घटेगा, कोस थीटा विल डिक्रीज। जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटेगी, तो ये वाला कंपोनेंट भी घटा, दोनों कंपोनेंट घटे तो टेंशन घटेगी, पार्टिकल ऊपर जाएगा तो टेंशन आपकी ग्रेजुअली घटेगी। बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, एम जी एम आर, वहां पे वी भी घट रहा है और यहाँ पे कोस थीटा भी घट रहा है, तो टेंशन घट जाएगी, ठीक है। कितना टाइम बचा है, अच्छा अभी तो टाइम है काफी। अब देखें, लास्ट केस में आपने रोप ली थी, स्ट्रिंग ली थी, अगर मैं एक रोड ले लूं, मासलेस रोड है,
और इसको इस पे यहाँ पे आपने एक मास m स्टिक किया है, उसको रोटेट करना है, इस एक्सिस पे ये फिक्स है, ऐसे आपको वेलोसिटी देनी है। यहां पर कितनी वेलोसिटी दूं कि वो b पर पहुंच जाए? √2 g लगेगा, यहां पर पहुंचाना है, अब कितनी वेलोसिटी दूं? यहां पे टेंशन की टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्योंकि टेंशन जीरो नहीं होगी, धागा तो सिकुड़ सकता है, रोड नहीं सिकुड़ेगी। तो हाँ जी, है टेंशन जीरो होने की टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको क्या करना है, कितनी वेलोसिटी देनी है कि जस्ट ऊपर जाके एक बार ऊपर पहुंच जाए, उसके बाद फिर हल्का सा पलट जाएगा, पूरा हो जाएगा, हाँ आपका घूम जाएगा। तो आप एनर्जी कंजर्व करेंगे सिंपली, और ऊपर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो कर देंगे। आंसर कितना आएगा? √4 g, √4 g यहाँ पे अलग आता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा एक आपका ट्रैक है, वर्टिकल ट्रैक है, वर्टिकल ट्रैक में आपको बाइक चलानी है, ऐसे पूरा वर्टिकल है, ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे गोल, स्मूथ है बिल्कुल आपका, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है क्या? एक वर्टिकल ट्रैक में बाइक को ऐसे घुमा सकते हैं क्या? दीपांशी, नहीं घुमा सकते? मौत के कुआं देखा है? बिल्कुल ऐसे, मौत का कुआं आपका ऐसे वाला भी होता है, और वो हाँ ऐसे वाला भी होता है, वो बंद होता है लोहे का पूरा जाल, उसमें घुमा सकता है ऐसे। तो यहां पे बताएं, जो ये सर्कल में घूम रहा होगा उसके लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है अगर फ्रिक्शन नहीं है? तो पार्ट आपकी बॉडी है, सर्कल में घूम रही है, सर्कल में घूमेगी तो कोई फोर्स होना चाहिए जो सेंटर की तरफ लगना चाहिए हमेशा। अब सेंट्रीपिटल तो जनरल नाम है, नॉर्मल। यहां पर एक नॉर्मल फोर्स लगा, एक mg लगा, जब स्पीड होगी तो नॉर्मल बढ़ जाएगा, तो n माइनस mg करके फोर्स ऊपर लगेगा नेट, उसके कारण से ये सेंटर में घूम जाए, सर्कल में घूम जाएगा, ठीक है। अब इस केस में आप बताएं, अगर बाइक नहीं है आपके पास, तो एक स्मूथ कोई वैसा कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपको पुश करके छोड़ना नीचे से, तो कितनी स्पीड से स्पीड दूं उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे कि वो बी पॉइंट तक पहुंच जाए? √2 g। क्या यहां पर ऐसा हो सकता है क्या, ये बॉक्स जो है कहीं पे ट्रैक को छोड़ के बाहर आ जाए? ए बी तक तो नहीं हो सकता कम से कम, है ना? बी तक जाएगा, अगर वेलोसिटी कम हुई तो वहां तक जाएगा, और फिर वहां से वापस आ जाएगा, रास्ता नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो आंसर वही आएगा। अगर इससे ज्यादा स्पीड दे दी तो यहां जाएगा, और अगर इतनी स्पीड नहीं है कि वो वापस पूरा क्रॉस कर जाए, तो यहां से इस लूप को छोड़ देगा। तो आपका सेम मैथमेटिक्स लगेगा जो लास्ट केस में लगा, बस यहाँ पे टेंशन की जगह नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी, आंसर सेम रहेंगे, नीचे √2 g बी तक पहुंचाने के लिए, और सी तक पहुंचाने के लिए √5 g, ठीक। तो A to Z ये आपका कंप्लीट सर्कुलर मोशन। सवाल करना शुरू करते हैं। असाइनमेंट नहीं आपको दे रखी, आप मुझे याद क्यों नहीं दिलाते? मोबाइल है आपके पास? सबके पास नहीं होंगे, 2 मोबाइल हैं, दो नहीं है क्या? जल्दी बताएं, नहीं करें फिर कल कर लेते हैं।